हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। आप लोगों की हालत अभी मैं समझ सकता हूँ। एग्जाम सिर्फ 30 डेज बचा है और आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करना है, बहुत सारी तैयारी करना है आपकी एग्जाम के लिए। और आपकी इसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कॉस्टिंग एंड डीटी एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन तीनों का एमसीक्यू चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका रिवीजन क्या करेंगे, उसका एमसीक्यू रिवीजन करेंगे। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा एमसीक्यूज आते नहीं है, कभी भी एक दो अगर पूछ लिया गलती से तो बहुत है, और लिमिटेड क्वेश्चन है। सो सिर्फ 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और इसके साथ साथ दूसरे जो चैप्टर्स आप लोगों का है जिसमें एमसीक्यू आता है वो भी मैं अपलोड करने वाला हूं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला जो क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ डैश। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर कौन सी बेसिस पे टैक्स लगता है? एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनुअल वैल्यू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा? ऑप्शन ए रेंटिंग फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग को लेट आउट करके जो भी आप इनकम करते हो वो। रेंट फ्रॉम द सबलेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सबलेटिंग ऑफ द रेंट फ्रॉम द सबलेटिंग, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम द वेयर हाउस, डीम्ड रेंट, ओके। सो इनमें से कौन सा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। बिकॉज ये जो रेंट फ्रॉम सबलेटिंग होता है ना स्टूडेंट्स, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आईयूएफएस में टैक्सेबल होता है। ये आपका कहां पे टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सर, म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस आर अलाउड एज डिडक्शन इफ। म्युनिसिपैलिटी टैक्स आपको कब डिडक्शन मिलेगा? if it is paid by the tenant, if it is paid by the owner, paid by the owner or tenant, anyone, not allowed as deduction। तो म्युनिसिपैलिटी टैक्स आपको हाउस प्रॉपर्टी में कब डिडक्शन मिलता है? जब उसे एक्चुअली ओनर पे करे। जब ओनर एक्चुअली उसे पे करता है उस बेसिस पे म्युनिसिपैलिटी टैक्स का डिडक्शन मिलता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये वाला क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यही वाला क्वेश्चन आ जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज अलाउड डैश परसेंट, ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A आपको कितना मिलता है? ओके, आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 30% ऑफ एनएवी। और यही सबसे ज्यादा बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में कितने का मिलता है? 30% ऑफ एनएवी, ओके। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम लिमिट कितना है उसका? इंटरेस्ट, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड अंडर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ये कितने का होगा? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1,50,000, ऑप्शन बी 2,50,000, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी नो लिमिट। आप सबको पता है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इसमें दो चीजें, हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इसमें दो चीजें, लोन आप क्या कर सकते हो, रिपेयर वगैरह के लिए ले सकते हो, लोन आप रिपेयर, मेंटेनेंस इन सब के लिए ले सकते हो, और लोन आप परचेज और एक्विजिशन के लिए ले सकते हो, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हो, ठीक है। रिपेयर, मेंटेनेंस इन सब के लिए ले सकते हो और परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हो। अगर आपने लोन रिपेयर वगैरह के लिए लिया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना होगा? मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा 30,000 का। अगर आपने लोन लिया है फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन देन यू आर एलिजिबल फॉर 2 लाख रुपीज, ठीक है। देखो, आपका अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसके लिए लोन लिया है, लोन अगर आपने लिया है फॉर रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, किसी भी पर्पज के लिए अदर देन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, अदर देन कंस्ट्रक्शन और परचेज को छोड़ के अगर आपने किसी भी पर्पज के लिए लोन लिया है देन यू आर एलिजिबल टू गेट ए डिडक्शन ऑफ 30,000 रुपीज। लेकिन अगर ऑन द सेम वे अगर आपने क्या किया है, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ही लोन लिया है, अगर आपने परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ही लोन लिया है देन इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर 2 लाख रुपीज डिडक्शन। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो हाईएस्ट डिडक्शन आपको कितना मिलेगा सर? 2 लाख का।
सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 2 लाख। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ऑन रियलाइज रेंट इज अलाउड एज डिडक्शन इफ, ऑन रियलाइज रेंट आपको कब उसका डिडक्शन मिलेगा, ऑन रियलाइज रेंट का डिडक्शन आपको कब मिलेगा, ऑन रियलाइज रेंट इज अलाउड एज डिडक्शन इफ reasonable steps taken or reasonable steps taken to recover reasonable steps taken to recover the rent, tenant vacant the property, tenant is insolvent, all of the above। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द, सॉरी इसका जो राइट आंसर है ऑन रियलाइज रेंट इज अलाउड एज डिडक्शन, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, सो ऑल ऑफ द एबव मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। देखो एज पर द रूल 4, एज पर द रूल 4 क्या बोलता है आपको, कब ऑन रियलाइज रेंट का डिडक्शन आपको मिलेगा। नंबर 1, टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। नंबर 2, द डिफॉल्टिंग टेनेंट मस्ट वैकेट द प्रॉपर्टी और स्टेप हैज बीन टेकन टू वैकेट द प्रॉपर्टी। रूल 4 इनकम टैक्स का क्या बोलता है, इनकम टैक्स रूल का रूल 4 क्या बोलता है कि भाई ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल होता है तब भी आपको ऑन रियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलेगा। नंबर 1, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। नंबर 2, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आइदर खुद प्रॉपर्टी छोड़ के जा चुका है या फिर आपने पूरा स्टेप लिया है टू वैकेट द प्रॉपर्टी, टू वैकेट हिम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है वो एसएससी का कोई और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। और जो रीजनेबल स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू रिकवर द रेंट, रीजनेबल स्टेप सारा का सारा आपको लेना है टू रिकवर द रेंट। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होता है तो आपको क्या करना है, ऑन रियलाइज रेंट का बेनिफिट मिलेगा, ऑन रियलाइज रेंट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हेन ऑन रियलाइज रेंट इज रिकवर लेटर इट इज टैक्सेबल अंडर, अगर ऑन रियलाइज रेंट आपको डिडक्शन मिला है बाद में अगर इसका रिकवरी हो जाता है तो ये कौन सी हेड में टैक्सेबल होगा, इसका सही आंसर है हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन एक ही कंडीशन होगा, जितना भी अमाउंट आपको मिला उसमें से आपको माइनस किया जाएगा, आपको डिडक्शन मिलेगा 30% का, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। जितना पैसा आपको मिला जब मिला उसी साल में वो टैक्सेबल होगा आफ्टर डिडक्टिंग 30% ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टीज अलाउड, आज के टाइम पे एक एसएससी को मैक्सिमम कितना सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी अलाउ किया गया है, 1, 2, 3 और अनलिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर है 2, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी पर्सन के पास मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज है तो आज पर हिज ओन चॉइस वो 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए ले सकता है, बाकी की जो हाउस प्रॉपर्टी रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सो इफ एन एसएससी हैज मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज देन एट फॉर हिज ओन चॉइस ही कैन ऑप्टेड फॉर 2 हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड रिमेनिंग्स आर डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ एक्चुअल रेंट रिसिव्ड इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी जीएवी विल बी। देखो हमारा जीएवी कैसे निकलता है सर, जीएवी के लिए आपको 2 चीजों को लेना पड़ता है, एक होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और ईआर जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, और एक होता है आपका एक्चुअल रेंट। ओके, इन दोनों को कंपेयर करते व्हिच एवर इज हायर, इससे लेते हैं हम लोग जीएवी, दोनों में से जो बड़ा होता है। लेकिन सर आपको पता है कि ये जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट लेने से पहले आपको इसमें से ऑन रियलाइज रेंट माइनस करना है, आपको इसमें से वैकेंसी पीरियड का जो लॉस है वो भी माइनस करना है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड इसी में से माइनस करना है, और इसी में से आपको ऑन रियलाइज रेंट एंड वैकेंट पीरियड रेंट ये दोनों चीजें माइनस करना है। अगर ड्यू टू वैकेंसी ये एआर आरईआर से कम है, अगर ड्यू टू वैकेंसी पीरियड ये जो एआर है एनुअल रेंट है और एक्चुअल रेंट है वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट से कम है, तो उस केस में जीएबी हम किसे लेंगे, उस केस में हम जीएबी लेंगे एआर यानी कि एक्चुअल रेंट को। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एक्चुअल रेंट। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ये बोल रहा है, गवर्नमेंट बोला है कि हम जबरदस्ती किससे टैक्स नहीं लेना चाहते। अगर सपोज एक एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज किसी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है 4 लाख का, किसी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है 4 लाख का, ओके, और उसका एक्चुअल रेंट है 6 लाख का, एक्चुअल रेंट है 6 लाख का, लेकिन ड्यू टू वैकेंसी उसका जो एक्चुअल रेंट मिला है वो 2,50,000 माइनस करने के बाद मिला है 3,50,000 का। देखो
आप एक टाइम के लिए अनरियलाइज रेंट में कुछ गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन वैकेंसी पीरियड सोचो कि आपकी प्रॉपर्टी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए डाला हुआ है, आपने टूलेट वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन कोई आके उस प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा है, तो अगर वैकेंसी के वजह से आपका लॉस हुआ है ना, तो वो लॉस आप क्या करोगे, एक्चुअल रेंट से माइनस कर लोगे। और उसके बाद अगर एक्चुअल रेंट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया ना, तो लोअर विल बी जीएसटी। जीएसटी क्या लोगे, नॉर्मली आप हायर लेते हो, लेकिन इस केस में आपको लोअर लेना है, ठीक है। सो एक्चुअल रेंट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर रिपेयर रिनोवेशन के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का रिपेयर एंड रिनोवेशन हो रहा है और उसके लिए आपने लोन लिया है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट जो आपको अलाउड होगा दैट विल बी 30,000। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज अलाउड इन हाउ मेनी इक्वल इंस्टॉलमेंट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब होता है, लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन बिगिन, व्हिच एवर इज लैटर। जब आपने लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी के लिए या फिर जब आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, दोनों में से जो डेट बाद में आता है, व्हिच एवर इज लैटर, उस डेट से आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है। एंड ये एंड कब हो जाता है सर, ये एंड होता है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या फिर जिस डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च, उस डेट से प्रीसीडिंग 31 मार्च का डेट ले लीजिए, दैट विल बी द एंड ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट आता है ना, वो पूरा का पूरा एक साल में आपको नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस ईयर में आपका हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, उसी साल से 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिलता है। सो योर राइट आंसर इज 5। डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट अप्लाइज व्हेन एसएससी ओन्स। डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आएगा सर, देखो किसी भी पर्सन के लिए 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए मिलेगा। तो अगर कोई पर्सन है जिसके पास मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन है, सपोज मेरे पास 4 हाउस प्रॉपर्टी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों एरिया में, चारों मेट्रो सिटी में मेरे पास क्या है, 4 बंगले, 4 हाउस प्रॉपर्टी है, तो उस केस में मैं अपनी मर्जी से 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए ले सकता हूं। बाकी जो बचा उसे हम क्या करेंगे, लेट आउट में ले लेंगे, और उसी को बोला जाता है डीम्ड टू बी लेट आउट। सो कितने प्रॉपर्टी के बाद आपको डीम्ड टू बी लेट आउट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा, मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी अगर आप होल्ड करते हो, सो आपके लिए डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी का, डीम्ड टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्वायरिंग हाउस प्रॉपर्टीज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर के लिए आपने लिया है वो कौन सी बेसिस पे अलाउड होगा। नंबर 1, ए कैश बेसिस, ऑन पेड बेसिस और ऑन ड्यू बेसिस, ओनली व्हेन द लोन रिपेड, नॉट अलाउड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑन ड्यू बेसिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑन ड्यू बेसिस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कंपोजिट रेंट इज टैक्सेबल अंडर। कंपोजिट रेंट क्या होता है, कंपोजिट रेंट सर वो रेंट है जब आपका ओनर, जब आपका लैंडलॉर्ड क्या करता है, जब आपका ओनर क्या करता है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड रेंट ऑफ द अदर सर्विस, दोनों का रेंट मिक्स करके आपसे लेता है। सपोज मेरा जो ओनर है ना, मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, जिस घर में मैं रेंट पे रहता हूं, उसने मुझे घर प्रोवाइड किया है, उसके साथ उसने फर्नीचर वगैरह भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, बेड वगैरह हो गया, वो भी प्रोवाइड किया है। उसके साथ एक वॉचमैन है, उसका भी मुझे फीस देना पड़ता है। उसके साथ एक स्विमिंग पूल भी है, उसका भी मुझे पैसा देना पड़ता है। उसके साथ वाईफाई वगैरह है, उसकी भी मुझे पैसा देना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं कंपोजिट रेंट। जब रेंट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विथ व्हेन रेंट इज कलेक्टेड अलोंग विथ द बिल्डिंग प्लस अदर सर्विसेज, रेंट ऑफ द बिल्डिंग प्लस रेंट ऑफ द अदर सर्विसेज, दोनों को जब मिला के एक साथ लिया जाता है उसे बोला जाता है कंपोजिट रेंट। अब कंपोजिट रेंट की टैक्सेशन कैसे होगा सर, देखो कंपोजिट रेंट अगर सेग्रीगेट नहीं हो सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ आईओएफएस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। यानी कि अगर मेरा ओनर मुझसे 50,000 का मंथली रेंट ले रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बिल्डिंग के लिए कितना है, अदर सर्विसेज के लिए कितना है, तो ये जो रेंट आएगा ये सिर्फ और सिर्फ आईओएफएस में टैक्सेबल होगा।
लेकिन अगर कंपोजिट रेंट सेग्रीगेट हो सकता है, अगर कंपोजिट रेंट सेग्रीगेट हो सकता है, देन इन दैट केस आपका जो बिल्डिंग का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा एंड आपका जो अदर सर्विसेज है वो आईओएफएस में टैक्सेबल होगा. सो हियर इज द राइट आंसर, पार्टली हाउस प्रॉपर्टी एंड पार्टली अदर सोर्सेस. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ऑन रियलाइज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम. ऑन रियलाइज रेंट किससे डिडक्ट होता है? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल. पता है ना, जब आप जीएबी कैलकुलेशन करते हो तो आपका जीएबी कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज हायर लेना है, उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ व्हिचएवर इज लोअर, वो आ जाएगा आपका क्या, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. और उस अदर साइड में आपको लेना है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, आपको टेनेंट से कितना पैसा मिलने वाला था उसमें से माइनस कर लीजिए ऑन रियलाइज रेंट. ठीक है, सो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से ये माइनस होगा. क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम अप टू. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सर कितने अमाउंट तक सेटअप हो सकता है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम कितने अमाउंट तक सेटअप हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 लाख. हाउस प्रॉपर्टी का इनकम किसी भी अदर हेड के साथ सेटअप हो सकता है, लेकिन अप टू 2 लाख रुपीज. क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है देखो, स्टैंडर्ड रेंट इज यूज्ड अंडर. स्टैंडर्ड रेंट किसका लिया जाता है? स्टैंडर्ड रेंट इज यूज्ड अंडर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, म्युनिसिपैलिटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेंट कंट्रोल एक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? जीएबी कैन नॉट एक्सीड. जीएबी किससे ज्यादा नहीं हो सकता? स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैंडर्ड रेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम रेंट होता है, उससे ज्यादा रेंट आप कलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, सो जो जीएबी होगा वो मैक्सिमम क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड रेंट हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है डिडक्शन फॉर ऑन रियलाइज रेंट अलाउड ओनली इफ प्रॉपर्टीज. डिडक्शन फॉर ऑन रियलाइज रेंट. ऑन रियलाइज रेंट का डिडक्शन आपको कब मिलेगा? ऑब्वियसली जब आपने घर भाड़े पे दिया है तभी मिलेगा. अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में हो तो आपको तो ऑन रियलाइज रेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो देखो, डिडक्शन फॉर ऑन रियलाइज रेंट इज अलाउड ओनली इफ प्रॉपर्टीज लेट आउट. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? इफ प्रॉपर्टी इज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट. इफ प्रॉपर्टी इज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट, इनकम इज कंप्यूटेड एज फुल सेल्फ ऑक्यूपाइड, एज फुल्ली लेट आउट, सेपरेटली फॉर बोथ द प्रॉपर्टीज, बोथ द पोर्शन डीम्ड टू बी लेट आउट. अगर प्रॉपर्टी पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड पार्टली लेट आउट है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? देखो, हम ये ट्रीट करेंगे कि एक ही घर, सपोज मेरा एक डुप्लेक्स है. ओके, नीचे वाले घर में मैं रहता हूं, ऊपर वाले घर में किसी टेनेंट को मैंने भाड़े पे दे दिया है. तो उस केस में क्या होगा? दोनों जो लेट आउट वाला पोर्शन है उसे मैं एक सेपरेट बिल्डिंग ट्रीट करूंगा और मेरा जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पर्सन है उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक सेपरेट बिल्डिंग ट्रीट करूंगा. सो सेपरेटली फॉर बोथ द पोर्शन. If the property is partly self-occupied and partly let out, income is computed separately for both the portions. So correct option is option number C. क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 देखो, मिस्टर लक्ष्मण ऑक्यूपाई हिज अपार्टमेंट टिल दिसंबर 2024. आपकी प्रीवियस ईयर 2024-2025 में लक्ष्मण ने क्या किया है? लक्ष्मण ने अपनी प्रॉपर्टी दिसंबर 2024 तक होल्ड किया है अपने पास आज सेल्फ ऑक्यूपेशन. उसके बाद उसका जो एम्प्लॉयर था, उसके बाद उसके एम्प्लॉयर ने उसे क्वार्टर प्रोवाइड किया. मिस्टर लक्ष्मण ऑक्यूपाई हिज अपार्टमेंट टिल दिसंबर 2024 and thereafter occupied the quarters provided by the employer. The apartment of Mr. Lakshman was let out. The apartment of the Mr. Lakshman was let out for 20,000 per month from 1st January. देखो, मिस्टर लक्ष्मण का एक अपार्टमेंट था जो कि उसने दिसंबर 2024 तक सेल्फ ऑक्यूपेशन में यूज किया. उसके बाद उसका एम्प्लॉयर, जहां पे वो जॉब करता था, उसके एम्प्लॉयर ने उसे एक क्वार्टर प्रोवाइड किया. उसके बाद उसने क्या किया? उस क्वार्टर में शिफ्ट हो गया और दिसंबर और जनवरी 2020 1 जनवरी 2025 से उसने क्या किया? जो अपार्टमेंट था उसे रेंट आउट कर लिया 20,000 पर मंथ पे. तो यहां पे पूछा है कि एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जीएबी आपको पूछा है, जीएबी आपका कितना होगा? तो इस केस में बहुत ही सिंपल है, आपका जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो पूरा साल का लिया जाएगा, मतलब आरईआर जो है वो पूरा साल का लिया जाएगा. 20,000 इंटू यहाँ पे जो जीएबी होगा आपका, देखो म्युनिसिपैलिटी वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये जो है ये पूरा साल का लिया जाएगा, क्योंकि ये टाइम वाइज डिवीजन है. टाइम वाइज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट है. ओके,
लेकिन जो मैक्सिमम रेंट मिला है वो कितने का मिला है, 20,000 का, तो 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 जो है वो है राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, इनमें से कौन सा डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। देखो, डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपका है सेक्शन 27 में। डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपका कौन सी सेक्शन में, सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर के कुछ लिस्ट है कि कुछ लोगों को हम क्या करेंगे, डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे। दे आर नॉट द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट दे आर ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर फॉर इनकम टैक्स पर्पज। इसका 2-3 लिस्ट था, जो लिस्ट था मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 था एनी पर्सन ट्रांसफर his house property to spouse or minor child for inadequate consideration, then the transferor will be treated as deemed owner। अगर कोई ट्रांसपोर्टर, अगर कोई पर्सन है, अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने अपना प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर किया है और अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे ट्रांसफर किया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो ट्रांसफरर है उसे हम बोलेंगे डीम्ड ओनर। अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई इम्पार्सेबल एस्टेट है तो उसका जो होल्डर है, होल्डर ऑफ एन इम्पार्सेबल एसेट, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कोई कंपनी है और उनके शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स को प्रॉपर्टी मिला है, ओके, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है या फिर किसी कंपनी का शेयर होल्डर है जिन्हें प्रॉपर्टी मिला है ऑन बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप, तो जो भी मेंबर है या फिर शेयर होल्डर है उसे बोला जाएगा डीम्ड ओनर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म्ड है, दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म्ड है, लेकिन जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है। सपोज बायर एंड सेलर के बीच में प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफर का जो एग्रीमेंट है वो आधा ही हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो बायर को ट्रांसफर हो चुका है, देन इन दैट केस जो जिसके पास पोजेशन है उसे हम बोलेंगे डीम्ड ओनर। अगर आपने प्रॉपर्टी लीज में लिया है तो जो भी, अगर लीज का पीरियड 12 ईयर से ज्यादा है तो जो लेसी है उसे हम बोलेंगे डीम्ड ओनर। तो ये था डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या क्या पॉइंट है देख लेते एक बार। ट्रांसफर टू द स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये तो डीम्ड ओनर में आएगा। ट्रांसफर टू द माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये भी डीम्ड ओनर में आएगा। ठीक है, को-ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉन ऑफ द अबव। तो देखो, को-ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी डीम्ड ओनर नहीं है, वो तो पार्शियली ओनर है। सपोज मैंने और मेरे वाइफ ने, दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदा, मैं और मेरे वाइफ दोनों ने इक्वल प्रोपोर्शन में, उसने भी पैसा दिया मैंने भी पैसा दिया, दोनों ने अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीदा और दोनों ही जॉइंट ओनर है, को-ओनर है, तो उस केस में वो डीम्ड ओनर वाला कंसेप्ट में नहीं आता है। वो अपनी पोर्शन का ओनर है, मैं अपनी पोर्शन का ओनर हूं, तो यहां पे डीम्ड ओनर वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। को-ओनर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 26, वो है सेक्शन 26, और सेक्शन 27 जो है वो है डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट। सो डीम्ड ओनर में कौन आएगा, एनी पर्सन हु ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, एनी पर्सन हु होल्ड एनी होल्डर ऑफ एन इम्पार्सेबल एस्टेट, अगर कोई कंपनी है, अगर कोई सोसाइटी है, उसका जो मेंबर और शेयर होल्डर है जिसे प्रॉपर्टी मिला है अंडर एनी हाउस बिल्डिंग स्कीम, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली परफॉर्म हुआ है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसके पास पोजेशन है वो बन जाएगा डीम्ड ओनर। अगर लीज का एग्रीमेंट है ना, तो मोर देन 12 ईयर वाला अगर लीज है इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड, तो उस केस में जो लेसी होगा उसे हम बोलेंगे डीम्ड ओनर। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, को-ओनर। द एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टीज, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है नॉर्मली, नील है। एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या ही होगा सर, नील होगा ना, कुछ नहीं है उसमें। ओके, हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है तो उसका इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ऑप्शन सर, ए हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द ऑल असेसी, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट असेसी, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट असेसी, एग्जेम्प्टेड इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो उस केस में क्या होगा, जो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है सिर्फ उन्हीं के लिए इनकम टैक्सेबल है, जो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी का रेंट इंडिया में रिसीव किया है तभी वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा।
क्या बोला मैंने सर? देखो, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन में लोकेटेड है तो उसका जो रेंट है या फिर उसका जो एनुअल वैल्यू है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन किसके हाथ में टैक्सेबल होगा सर? अगर एसेसी एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसकी केस में तो हमेशा ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर एसेसी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में अगर रेंट इंडिया में रिसीव हुआ है, अगर रेंट इंडिया में रिसीव हुआ है, देन इन दैट केस वो नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन बाकी सारे के सारे केस में वो क्या होगा? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग एसेसी कैन कंजर्व ए हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फॉलोइंग एसेसी कैन कंजर्व ए हाउस प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। कंजर्व क्या होता है? चलो इस क्वेश्चन में कुछ तो है। फॉलोइंग एसेसी कैन कंजर्व ए हाउस प्रॉपर्टी या सेल्फ, सिंपल जो क्वेश्चन का मीनिंग है मैं एक बार समझ देता हूँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें शायद। इनमें से क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सा हाउस प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा एसेसी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकता है? इनमें से कौन सा हाउस प्रॉपर्टी, कौन सा एसेसी, इनमें से कौन सा एसेसी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकता है? सो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ऑल एसेसी अदर देन कंपनी, ऑल एसेसी अदर देन फार्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ क्या कर सकते हैं? हाउस प्रॉपर्टी का, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया में और किसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 26 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज और आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी? न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंसेस, न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंसेस, ओके, रिपेयर अलाउंसेस, रिपेयर्स और वैकेंसी अलाउंसेस और ऑल ऑफ द अबव। यहां पे बोल रहा है कि अगर कोई डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में इनमें से कौन सा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा? न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंसेस, रिपेयर्स, वैकेंसी अलाउंसेस, ऑल ऑफ द अबव। मैं बोलूं इन तीनों का ही डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? एरियर ऑफ द रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस टेनेंट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑप्शंस आर ए, as and when received by the owner on cash basis, after deducting 30% from the actual amount received, after deducting legal expenses incurred for recovering the area rent or annualized rent, first included in the annual value of the property and then taxable after deducting 30%. Okay. So इनमें से राइट आंसर होगा कि जब भी आपको एरियर ऑफ रेंट मिलेगा, जब भी स्टूडेंट आपको एरियर ऑफ रेंट का बेनिफिट मिलेगा, एरियर रेंट आप रिसीव करोगे ना, तो एक चीज आप याद रख लो, आपको 35% का आपको 30% का डिडक्शन 25A में मिलेगा। आपको 30% का डिडक्शन 25A में मिलेगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा? रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सो आफ्टर डिडक्टिंग 30% फ्रॉम द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो ऑप्शन बी जो है वो है राइट आंसर। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? मिस अमृता एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर जेके नायडू आफ्टर परचेजिंग ए हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के पार्ट में नहीं आएगा, सॉरी। मिस अमृता एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर जेके नायडू फॉर परचेजिंग ए हाउस प्रॉपर्टी, वन मिनट। Mrs. Amrita enter into a contract with J.K. Naidu for purchasing a house property owned by purchasing a house property owned by Mr. J.K. Naidu in the financial year 2018-19. The value of the market value of the property is 2 crore. Miss Amrita paid 30,000 to Mr. J.K. Naidu, but he get possession of the property. देखो बहुत ही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है। मिस अमृता जेके नायडू से एक प्रॉपर्टी खरीदती है। ओके, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ का है। प्रॉपर्टी कितने का है? प्रॉपर्टी है 2 करोड़ का। ओके, और मिस अमृता ने यहाँ पे 30,000 हो चुका है, लेकिन ओरिजिनली ये 30 लाख होगा। मिस अमृता ने
30 लाख दिया है जेके नायडू को आज एग्रीमेंट, साइनिंग एग्रीमेंट, और उसके बाद जेके नायडू ने क्या किया, पूरा का पूरा जो घर का पोजीशन है वो अमृता को ट्रांसफर कर लिया। ये जो केस है ये एक ऐसा केस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली पार्टली परफॉर्म हुआ है, लेकिन पोजीशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो चुका है। यहां पे हम मिस अमृता को क्या करेंगे, क्योंकि अमृता के पास पोजीशन है तो मिस अमृता को हम लोग ट्रीट करेंगे डीम्ड ओनर। तो जो 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी के, यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो 2 लाख है, तो इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, तो इसका सिंपल आंसर है कि मिस अमृता को टैक्स देना है यहाँ पे, क्योंकि मिस अमृता जो है वो प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर बन जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी लोअर ऑफ, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो इनमें से कौन सा होगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी लोअर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू एमआरवी और एफआरबी दोनों में से जो भी हायर होगा इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। पहले हम लोग लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू का हायर, एंड उसके बाद उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है, वैकेंट साइट लीज रेंट इज टैक्सेबल आज, वैकेंट साइट लीज रेंट ये कौन सी हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस एंड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस, और इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी आज द केस में भी, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस और इनकम फ्रॉम द बिजनेस आज द केस में भी। देखो अगर वैकेंट साइट है ना, हाउस नहीं है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर कोई वैकेंट साइट है, अगर कोई वैकेंट लैंड है तो उसका जो लीज रेंट है या तो ये आपका बिजनेस है तो बिजनेस साइड में टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर ये आपका परमानेंट बिजनेस नहीं है तो ये क्या होगा, आईओएफएस में टैक्सेबल होगा। ऑप्शन डी जो है वो है राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस और बिजनेस इनकम एज द केस में बी, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो एमसीक्यू रिवीजन है वो खत्म हो जाता है। होपफुली बहुत कम क्वेश्चंस है, ओके, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, और कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक भी क्वेश्चन में हो गया था, मैं आपको सुधार लूंगा जब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो इसका करेक्शन मैं कर लूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर एक और चैप्टर के एमसीक्यू के साथ हम फिर मिलेंगे जब हम क्या करेंगे, डीटी या फिर कॉस्टिंग का किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।